अच्छा बेटा याद मुझे तो ये बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट का। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये बात की थी बेटा कि डॉट प्रोडक्ट कब जीरो हो। ठीक है, यहाँ तक की कहानी हम लोगों ने कवर करी हुई, इसी से आगे के बारे में चलेंगे। और जरा सुनो यहाँ पे, अभी हम लोगों ने काफी सारे शॉर्टकट डिस्कस करने तो जरा गौर से देखो। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ बेटा कि मुझे डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, तो a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। बेटा ये मेरा मेन फॉर्म, ठीक है। अब इसके अंदर सिर्फ एक सवाल तो ये बन सकता है कि बेटा आप डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, ठीक है, a डॉट b कैलकुलेट करें, ये सवाल हो सकता है। दूसरा ये कि जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल होता है वो इस एंगल से रिलेटेड हो, ठीक है, कि आप लोग एंगल कैलकुलेट करें। तो जरा गौर करो और मुझे बताओ कि एंगल कैलकुलेट करने का जो सवाल है ना बेटा, वो आपके पास ईकैट हो या एमडीकैट हो, हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास इसका सवाल है। हर यूनिवर्सिटी, मैंने आप लोगों को ये कह रहा हूं बेटा कि अगर पूरे वेक्टर से सवाल ना बने, ठीक है, तो यहां से सवाल है, ठीक है। अब मैंने आपको गारंटी के साथ पूरे वेक्टर से कहीं से सवाल ना बने, लेकिन डॉट प्रोडक्ट के अंदर से सवाल बनेगा तो वो भी सिर्फ ये वाला, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब सर कैसे कैलकुलेट करनी है चीजें, तो सबसे पहले यहाँ तो मुझे बात बताओ बेटा कि मैंने आपको तो पीछे बताया कि मेरे पास आई कैप, जे कैप और के कैप तीन आपके पास यूनिट वेक्टर है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि बेटा डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है मुझे सिमिलर यूनिट वेक्टर, सही है, डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है मुझे सिमिलर यूनिट वेक्टर का। तो सिमिलर यूनिट वेक्टर से क्या हो रहा है जरा ये देखो। ये मेरे पास आई कैप यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर कौन होता है, आई कैप, y एक्सिस के ऊपर कौन होता है, j कैप, और ये है z एक्सिस, इस पे कौन होगा आपका k कैप। अब बेटा मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, तो आप बोलोगे सर a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा, लेकिन इसमें a फर्स्ट वेक्टर होता है और b आपका सेकंड वेक्टर। अगर मैं आपसे बोलता हूं बेटा हेडिंग क्या डालिए, सिमिलर, सिमिलर का मतलब मुझे आई कैप का प्रोडक्ट निकालना है आई कैप के साथ, सिमिलर का तो यही मतलब होगा ना, आई कैप का प्रोडक्ट निकालना है आई कैप के साथ, जे का प्रोडक्ट निकालना है जे के साथ, के का प्रोडक्ट निकालना है के के साथ। मुझे बताओ अगर एक आई कैप एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो दूसरा आई कैप भी कहां लाई करेगा, मुझे बताओ, मुझे बताओ क्या ये पैरेलल हुए, क्या ये वाली बात समझ में आ रही, दोबारा मुझे बताओ एक एक आई कैप एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो दूसरा आई कैप भी इस पर ही लाई करेगा, एक्स एक्सिस की दोनों दूसरे के पैरेलल। और मुझे बताओ अगर पैरेलल है तो एंगल कितना होगा, जीरो। अगली बात सुनो, एक जे कैप अगर y पे लाई कर रहा है तो दूसरा जे कैप भी y पे ही लाई करेगा, अगेन पैरेलल। एक के कैप अगर z पे लाई कर रहा है तो दूसरा भी इसी पे लाई करेगा, तो इसका मतलब ये भी पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ सबके दरमियान एंगल कितना होना चाहिए आपके पास, जीरो। अब मेरी बात, मैंने आपसे क्या बोला, डॉट प्रोडक्ट निकाले सिमिलर का, तो i का प्रोडक्ट i के साथ, तो इसका मतलब आगे का बेटा ये a क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो मुझे बताओ यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर कौन है तुम्हारा, ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है। अगेन b का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, तो यहाँ पे सेकंड वेक्टर भी कौन है मुझे बताओ, i कैप, देखो ऐसे लिखूंगा इनटू cos थीटा। और मुझे बताओ हर के दरमियान एंगल कितना है आपके पास, 0। तो मुझे बताओ ये इक्वेशन बनानी आई है सब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, याद रखो दोबारा से, a का मतलब था मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, या फर्स्ट वेक्टर आई कैप, b का मतलब था मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर ये था, और हर दो के दरमियान एंगल 0। तो मेरी बात सुनो बेटा कि पीछे पढ़ा के आया हूं हर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा आपके पास, 1 के, कैंसिलेशन के बाद 1 बचता। अब मुझे बताओ ये भी 1,
और बेटा cos 0 भी किसके बराबर होता है? मुझे बताओ कंप्लीट डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आया आपके पास? ठीक है, तो अब मुझे एक बात ये बताओ बेटा कि i डॉट i हो, j डॉट j हो या k डॉट k हो, दे ऑल आर इक्वल टू यूनिटी, यानी कि मतलब ये वाली बात क्लियर हो गई? सही। तो इसका मतलब क्या बोला बेटा मैंने आपसे कि हर दो सिमिलर के दरमियान का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा किसके बराबर होगा आपके पास? अच्छा, अब मेरी एक और बात सुनो। हाँ भाई, अब मेरी एक बात सुनो बेटा। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ, अब अगर मैं आपसे कहता हूँ बेटा कि ये मेरे पास x एक्सिस का, ये मेरे पास y एक्सिस का और ये मेरे पास z एक्सिस का, ये देखो। तो अब बेटा मुझे बताओ, ये इसके ऊपर था i कैप, इसके ऊपर था बेटा j कैप और इसके ऊपर था बेटा k कैप। अब मुझे बताओ, अब हेडिंग क्या डालनी है मुझे बताओ? डिसिमिलर। डिसिमिलर का मतलब है i का प्रोडक्ट j के साथ बनेगा, j का k के साथ बनेगा, i का k के साथ बन सकता है। तो अब मुझे एक बात बताइए यहाँ पे, आई डॉट जे का अगर बनाता हूं तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस बी का। ए का मतलब आई कैप का मैग्नीट्यूड, बी का मतलब इनटू कॉस बी। अब मुझे बताओ आई और जे के दरमियान एंगल कितना होगा? हर दो के दरमियान एंगल कितना आपके पास? ये मेरे पास बन गया कॉस साइन। तो मुझे बताइए आई डॉट जे इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और कॉस साइन डी, क्या बोला? सही। तो भाई साहब मुझे एक बात ये बताओ, आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो या आई डॉट के हो, ये ऑल आर इक्वल टू, बताओ ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी है सर। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा कि हर दो सिमिलर के दरमियान का प्रोडक्ट वन होगा और हर दो डिसिमिलर के दरमियान का प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा? मतलब यहां तक कोई बीमार। ठीक है। अच्छा, अब बेटा अब आपके पास मैं एक पास का सवाल करा दूंगा।
अब क्या सुनो, अब देखो ये आपके पास इस तरह का जो सवाल आता है, बस शुरू करो। हर लोग बेटा आता लोग तो बहुत लिखिए, बहुत ज्यादा। अब देखो इस तरह का जो सवाल आता है उसके लिए सबसे पहले तो बेटा मैं वो तरीके का बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 4 केसेस बनाने हैं, मैंने यहाँ पे 4 केसेस बनाने हैं। पहला केस वो होगा, ठीक है, जो शॉर्टकट से सॉल्व हो सकता है। दूसरा केस वो होगा जो शॉर्टकट से सॉल्व हो सकता है। तीसरा केस वो होगा जो शॉर्टकट से सॉल्व हो सकता है। चौथा केस वो होगा बेटा कि अगर तुम्हारी की भी किस्मत है और उस तरह का सवाल, ठीक है। तो बेटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बुरी किस्मत साई की तरह पीछे पीछे, ठीक है। तो इसलिए एक बात याद रखिएगा, मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ कि 4 केसेस बता रहा हूँ, चौथे केस का सवाल आज तक आया नहीं। अगर आ जाए तो तरीकेकार पता होना चाहिए कि कैसे सुनो, ठीक है। सुनो केस नंबर 1। अच्छा पहले तो बेटा मैं वो तरीकेकार बता रहा हूँ जो तुम लोग इंटर में सॉल्व करते हो। जो बताओ इंटर में इस तरह का जब सवाल आता था न्यूमेरिकल टाइप, ये पूरा न्यूमेरिकल होता था। अब इस न्यूमेरिकल को तुम लोग कैसे सॉल्व करते थे याद रखो बेटा। सबसे पहले ये बताओ मुझे कि a डॉट b इज इक्वल टू ए बी cos थीटा के जब बराबर है तो एंगल को निकालने के लिए कितनी चीजें दरकार है? 3। a डॉट b पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ a पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ b पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो, a डॉट b कैसे निकलता था मुझे बताओ। वेक्टर a दे रहा, वेक्टर a किसके बराबर है मुझे बताओ, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप मल्टीप्लाई बाय b, b है, ठीक है। 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है बेटा। तो मुझे बताओ a डॉट b इज इक्वल टू लाइक टर्म्स हमेशा मल्टीप्लाई होंगी। लाइक टर्म्स का मतलब i वाली टर्म i से मल्टीप्लाई कर दो, j वाली टर्म j से, k वाली टर्म k से। मुझे बताओ 2i के मल्टीप्लाई में 4i, मुझे बताओ 2 4 का क्या हो जाएगा 8, i डॉट i किसके बराबर है मुझे बताओ, तो लिखने की कोई जरूरत। तो अब मेरी बात सुनो, -3 -6 कितना बनेगा 18 j कैप, j डॉट j अगेन क्या हो जाएगा 1। अब बताओ प्लस के प्लस 2k क्या बन जाएगा मुझे बताओ। तो मुझे बताइए क्या बना, a डॉट b इज इक्वल टू, सही है, कोई बीमारी यहाँ तक अभी, ठीक है। अच्छा मुझे बात ये बताओ, a डॉट b हो गया। तीन चीजें बोली थी मैंने आपसे, मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b। मैग्नीट्यूड ऑफ a तुम लोग कैसे निकालते हो बेटा, ये अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस, तो मुझे बताओ अंडर रूट x का मतलब क्या है 2, y का मतलब -3, j का मतलब k का मतलब आपके पास। तो मुझे बताओ अंडर रूट x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस और -3 का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर, क्या आएगा मुझे बताओ, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ b का मतलब क्या होगा 4 6 और मुझे बताओ 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ -6 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर, कितना आएगा बोलो। तो मुझे बताओ a डॉट b आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ a आ गया, मैग्नीट्यूड b आ गया। मुझे बताओ तीन चीजें चाहिए थी, तीनों आ गई आपके पास, ठीक है। तो यहां पे उठा के वैल्यूज पुट
करोगे, ये देखो यहाँ पे घटा दो पहला कॉलम, नहीं है, चार केसेस अलग अलग है, पहले केस का सवाल। अच्छा भाई सुनो यार, अब मुझे बात ये बताओ बेटा कि मैंने फॉर्मूले में जब वैल्यूज उठा के पुट करी तो a डॉट b की जगह 28 पुट किया, a का मैग्नीट्यूड कितना आया मुझे बताओ, b का मैग्नीट्यूड कितना आया मुझे बताओ, इनटू आगे क्या लिखूंगा cos थीटा, ये बन गया a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा। अब सुनो भाई साहब, मुझे एक बात ये बताओ यहाँ पे, क्या सुनना सारे, जो बताओ cos थीटा के साथ जो दोनों टर्म्स क्या हो रही है, नीचे आगे बताओ ये चीज बनेगी, देखना आया, जल्दी से बताओ। ठीक है, अब मुझे बात ये बताइए, अब आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे, या तो फैक्टर्स बनाओ, ठीक है, एक काम, पहला काम क्या हो सकता है फैक्टर बनाओ, दूसरा काम क्या हो सकता है जो कि तुम्हें अलाउ नहीं है कैलकुलेटर, वेरी लोग तुम लोग है ना बेटा, वेरी लोगों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। अब मुझे बात ये बताओ यहाँ पे कि सबसे पहले अगर मैं देखो यहाँ पे मैं बारी बारी स्टेप बता रहा हूँ क्योंकि हर बच्चा तेज कैलकुलेशन नहीं करता, मुझे बताओ रूट के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा, जल्दी से बताओ, इज इक्वल टू cos थीटा। अब अगर मैं चाहता हूँ बेटा कि ऊपर भी रूट आ जाए नीचे भी रूट आ जाए, मैं फैक्टर्स के ऊपर नहीं जा रहा, मुझे हर तरीके से टाइम बचा। अब मुझे बताओ अगर मैं चाहता हूँ ऊपर भी रूट आ जाए नीचे भी रूट आ जाए, क्या करूँ, मैं एंटी स्टेप करूंगा। देखो एक चीज होती है आगे बढ़ना, एक चीज होती है पीछे, अगर पीछे आगे स्टेप करूंगा, मुझे बताओ कि क्या मैं 28 के स्क्वायर के साथ रूट लगा दूं, हाँ यार भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो तो दोबारा ये स्टेप बनेगा, जल्दी से बताओ। ओके डिवाइड बाय, नीचे भी क्या आ जाएगा मुझे बताओ, 40 मल्टीप्लाई बाय 56 इज इक्वल टू cos थीटा। अब बताओ ऊपर भी रूट आ गया नीचे भी, तो एक रूट बना दिया। अब बताओ 28 के स्क्वायर का मतलब कितनी दफा मल्टीप्लाई करा है, दो दफा, डिवाइड बाय नीचे क्या था मुझे बताओ, 14 मल्टीप्लाई बाय 56 इज इक्वल टू cos थीटा। बेटा अगर फिर कुछ बीमारी हो तो बता देना। केस 4 इसी तरीके से सॉल्व होगा, मैं केस 4 में जाके दोबारा नहीं बताऊंगा बेटा कि केस 4 ऐसे सॉल्व होगा, मैं तभी अभी से पूछता, अभी बता दो तो बीमारी, मुझे बताओ इसका मतलब समझ में आया कि मैंने क्या किया, मैं फैक्टर्स बचा रहा हूं, मुझे बात ही बताओ बेटा, हर मर्तबा में यही वैल्यूज आएगी तुम्हारे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर बड़ी वैल्यू आ गई तो क्या जिंदगी भर के लिए फैक्टर्स बनाते रह जाओगे वहां, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा, दैट इज व्हाई तुमने अपना टाइम बचाया। मैंने क्या किया स्क्वायर लगा के रूट हटाया और ऊपर से दो दोबारा विस्तार करा। अब मुझे बताओ 14 1 जा 14, 14 2 जा, सुन लो बेटा यहाँ पे, मुझे बताओ 2 1 जा 2, 2 28 टाइम्स 56, 28 से 28 भी क्या हो गया, हाँ यार भाई 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 2 1 जा 2, 2 28 टाइम्स 56, 28 से 28 भी क्या हो गया आपके पास, अच्छा अब मुझे बात ये बताओ यहाँ पे कि cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा, कुछ बचा, क्या बचा, क्या आंसर है आपके पास, अच्छा अभी मैंने आपको ये वो बताया है जो तुम इंटर में अपनाते थे, लेकिन इंटर में तुम लोग क्या करते थे इसी स्टेप के बाद कैलकुलेटर पे आ जाते, हाँ यार ठीक है, अब कैलकुलेटर है कि तुम्हारे पास, ठीक है, अब तुम्हारे पास बेटा ये जो स्टेप हुए ये सिर्फ कैलकुलेटर और फैक्टर से बचाने के लिए, क्योंकि मैं फिर भी बात बोलूंगा हर मर्तबा ये वैल्यू नहीं आएगी, अगर फैक्टर बड़े आ गए वहां बहुत पड़ गए, ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा अब मुझे एक बात ही बताओ बेटा, सुन लो बेटा ये तुमने नहीं करना, तुमने शॉर्टकट पे आना है बेटा, तो आपका इतना टाइम नहीं है वहां पे, ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या सुन, यहाँ पे मुझे बात ही बताओ, आंखें फाड़ फाड़ के देखते हुए, ठीक है, कि वेक्टर ए और बी थे क्या, जल्दी से 2 i के माइनस 3 j के प्लस a के, और वेक्टर बी क्या था मुझे बताओ, 4 i के माइनस 6 j के प्लस 2 k के, ईमानदारी से बताना कि वेक्टर बी के अंदर से अगर मैं कुछ कॉमन निकालूं तो a बन रहा है,
वेक्टर बी से अगर मैं कुछ कॉमन निकालूं तो ए बन रहा है, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? यहाँ क्या बचा? 2i के, आगे बताओ ना, माइनस 3j के प्लस, ये क्या है? ये क्या है? वेक्टर ए, इसका मतलब आया ना, इसका मतलब ये हुआ। अब सुनो यार, बड़ा कॉन्सेप्ट सुनो, मुझे बताओ कि सबसे पहले ये देखना है कि कॉमन निकल रहा है या नहीं। केस नंबर 1 यही है। केस नंबर 1 में तुमने सबसे पहले कॉमन निकालना है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आका यूनिवर्सिटी हो, नस्ट यूनिवर्सिटी हो, एलईडी हो या फिर एमडी कैट, आज तक ऐसे ही सवाल आए जिसमें कॉमन निकलता है। पहले सुनो, पूरी कहानी सुनो। केस 1 2 और 3 तक के ही सवाल है, ठीक है। एलईडी में चूंकि कैलकुलेटर अलाउ है ना, तो वो कुछ भी वैल्यू दे। फिर उसके बाद चूंकि कैलकुलेटर अलाउ है तो बेटा फिर तुम कुछ भी कर सकते हो तुम्हारे साथ, ठीक है। फिर तुम्हारे पास इख्तियार ही नहीं है कि तुम उनके ऊपर कुछ क्लेम करो। तो मुझे बात ये बताओ यहाँ पे कि 2i के माइनस 3j के प्लस k के क्या एग्जैक्टली वैल्यू और साइन समेत सेम है? साइन को देखना है। क्या i कैप के साथ पॉजिटिव है? यहाँ भी पॉजिटिव है। क्या j कैप के साथ नेगेटिव है? यहाँ भी नेगेटिव है। क्या k कैप के साथ पॉजिटिव है? यहाँ भी पॉजिटिव है। साइन को देखना है, क्योंकि केस 2 साइन का अपोजिट है। केस 2 में साइन चेंज हो जाएंगे, बस ये। तो आप मुझे बाद में बताओ क्या इसका मतलब क्या सीखा कि अगर साइन सेम है तो इसका मतलब वेक्टर ए जिस डायरेक्शन में जाएगा बी भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन बी ए का 2 गुना है। मतलब बी की लेंथ बड़ी होगी, ए की लेंथ छोटी होगी। जरा पीछे जाके देखो ये कौन सी वेक्टर की लाइन है। क्या ये इक्विवेलेंट वेक्टर की टाइप है? और मैं ये बता के आ चुका हूँ कि इक्विवेलेंट वेक्टर का मतलब है कि वेक्टर एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। और पैरेलल का मतलब क्या है कि दोनों की टेल टू टेल एंगल कितना होगा? सॉल्व करने की कोशिश करोगे, सही है। सबसे पहली बात मैंने आपसे क्या बोली है? सबसे पहली बात बेटा दोबारा सुनो, याद रखिए। सबसे पहली टाइम मैंने आपसे ये बोली कि आपने कॉमन निकालना है। कॉमन निकाल के ये देखना है कि क्या वैल्यू और साइन दोनों सेम है या नहीं। अगर वैल्यू और साइन दोनों सेम है तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और एंगल कितना होगा? 0। आपने सॉल्यूशन पे जाना है, आपका कोई काम नहीं होगा, सही है। प्रॉब्लम साइन सेम है, अगर वैल्यू सेम है तो तीसरा केस कॉमन ही ना लीजिए तो क्या सब बता दो।
हाँ बेटा यार क्या सीन है, जल्दी से बताओ। निकल रहा है कॉमन। अगर आप वेक्टर भी देखो तो वो गिवन है -6 +14 -14। मैंने क्या किया बेटा, इसमें से जब 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा, माइनस का 3i के प्लस का 7j के माइनस का 2k। जरा बताइए, 3i के 3 देखिए माइनस +7 -7 -2 +2। मुझे बात ये बताइए कि क्या साइन अपोजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ लिखूंगा b माइनस का 2i है आया, सही है। 2 को तो कॉमन निकाला लेकिन माइनस साइन इंडिकेटिंग अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका मतलब अगर b यहाँ लाई कर रहा है तो a उसके अपोजिट है आपके पास, ठीक है। और यही चीज अगर आप लोग देखो, मेरी बात सुनो, यही चीज मैंने आप लोगों को पीछे कौन सा वेक्टर लिखवाया है, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर के लिए आपके पास जो मतलब एंगल कितना है आपके पास, 180 यानी कि एंटी पैरेलल। तो अगर ऐसा सीन होगा कि मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है और कॉमन निकल गया है कंप्लीटली, तो एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है। देख लो
अच्छा बेटा, आप लोगों की बुक का पेज नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर बताइए 38। अच्छा बेटा, क्या हुआ मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 38 में अगेन एंगल निकालने के लिए कह रहे हैं। सही है बेटा, मूव ऑन कर ले शाबाश। अरे, आपके पास क्वेश्चन 38 के अंदर क्या निकालने के लिए कह रहे हैं मुझे बताओ एंगल। लेकिन इस बार सीन क्या है मुझे बताओ। जो वेक्टर ए और बी है इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है। इस बार कुछ कॉमन निकल रहा है? नहीं निकल रहा। बेटा मुझे बताओ, सबसे पहले क्या बोला था कि क्वेश्चन एंगल का आते ही दो वेक्टर गिवन है, एंगल निकालने के लिए कहेगा। सबसे पहले देखना कि कॉमन निकल रहा है या नहीं। आपने देखा कॉमन नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब केस 1 भी नहीं है और केस 2 भी नहीं है। अब इसका मतलब केस 3 लगाना है। अब सुनो मेरी बात, सिर्फ एक स्टेप करना है और वो ये कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर कॉमन ना निकले एक स्टेप करना और क्या कैलकुलेट कर लो, डॉट प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ डॉट प्रोडक्ट आपके पास कैसे निकलेगा। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ए डॉट बी, वो वाला करो मुझे बताओ। माइनस 2 i प्लस 3 j प्लस a डॉट बी वेक्टर i प्लस 2 j माइनस 4। ठीक है, अब मुझे बात ये बताओ, माइनस 2 i मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 2 इज प्लस 6 और ये क्या बनेगा माइनस। अब मुझे बताइए माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 प्लस 6। ठीक है, तो मुझे बताओ डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या आया मुझे बताओ, जीरो। मुझे बताइए डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है, लास्ट क्लास में होता है। नीचे देखो ना, डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है, जब एंगल कितना होगा। तो इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल खत्म हो गया सवाल। ये वो जो तुमने ऑप्शन देखा था डब्बो वाली बात, अगेन वही। हर जगह बेटा बायोलॉजी नहीं लिया करो। मैं सब सब सुनूंगा। आगे फॉलो करो। के बाद